शिक्षक साथियों नमस्कार। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025 के प्रशिक्षण वीडियो के तीसरे भाग पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हायर सेकेंडरी स्तर पर विद्यालय का सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार से होना है। इसमें 20 बिंदु होंगे। वे 20 बिंदु क्या है और उनके प्रश्नों के उत्तर के आधार पर कितने कितने नंबर मिलेंगे, इस पर यह वीडियो आधारित है। इसी के साथ साथ यह जो वीडियो है सामाजिक सर्वेक्षण दल और समस्त शिक्षकों के लिए उपयोगी है। इसके पहले हमने वीडियो क्रमांक 1 में प्राथमिक स्तर और वीडियो क्रमांक 2 में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम हायर सेकेंडरी स्तर पर बात करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण दल जब किसी विद्यालय में जाएंगे तो वह जो है इस प्रपत्र के आधार पर विद्यालय का आकलन करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। अभी हम एक एक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों को समझने के लिए 2 सहायक पीडीएफ दिए गए हैं, जिसमें से एक संकेतक है और दूसरा है अनुलग्नक है। हम यहाँ पर तीनों पीडीएफ को मैप करके वीडियो पर आपको जानकारी दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और कोई डाउट होते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को हम उच्च कार्यालय तक जरूर भेजेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रपत्र है उसका प्रारूप किस प्रकार से है। यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम है वो सरल क्रमांक है। दूसरा है मूल्यांकन के प्रश्न है, जिसमें क्रम से 20 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर ये जो 5 कॉलम है ये उत्तर के लिए है, जिसमें पहला स्थिति है असंतोषप्रद, जिसमें 1 नंबर प्राप्त होगा। दूसरा स्थिति है औसत से कम, जिसमें 2 नंबर प्राप्त होगा। तीसरा है औसत, जिसमें 3 नंबर। फिर औसत से बेहतर में 4 नंबर और अंतिम उत्कृष्ट स्थिति में 5 नंबर प्राप्त होगा। किस किस स्थिति में हम इसको चिन्हांकित करेंगे इसमें दिया गया है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय का विगत 3 वर्षों का परीक्षा परिणाम रहा। तो आपको सत्र 2022-23, 23-24 और 24-25 में आपके विद्यालय में जितने भी कक्षा है उनका औसत परीक्षा परिणाम ज्ञात करना है और औसत परीक्षा परिणाम के आधार पर यहाँ पर मार्किंग करना है। यदि परीक्षा परिणाम 33 से 45% तक रहा तो असंतोषप्रद होगा। 46 से 55% है तो औसत से कम। 56 से 75% है तो औसत स्थिति में। यदि 76 से 90% है तो औसत से बेहतर और 90 से 100% है तो उत्कृष्ट अर्थात उन्नत। इसके अलावा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का अलग से आपको बताना है। यह जो पहला लाइन है यह सभी कक्षा का औसत हो जाएगा और यह जो है केवल 10वीं के लिए और यह जो है कक्षा 12वीं के लिए। इस औसत में 10वीं 12वीं भी शामिल है। जैसे किसी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं हैं तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का औसत परिणाम इसमें आएगा और अलग से 10वीं का देना है और अलग से 12वीं का देना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, विद्यालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। किस प्रकार से उपलब्ध है देखते हैं। केवल पक्का भवन है, बिल्डिंग बस बना हुआ है तो असंतोषप्रद हो जाएगा। पक्का भवन है, विषयवार कक्षावार आवश्यकता अनुसार समुचित कक्षा कक्ष है, पेयजल शौचालय उपलब्ध है तो औसत से कम। पक्का भवन, विषयवार कक्षावार आवश्यकता अनुसार समुचित कक्षा कक्ष, पेयजल, खेल का मैदान, शौचालय उपलब्ध है तो यहाँ पर हो जाएगा औसत, और जिसमें देख सकते हैं खेल का मैदान शामिल हुआ है। इससे और बेहतर सुविधा है जिसमें पक्का भवन ये सब चीज तो है, इसके साथ ही साथ प्रयोगशालाएं हैं और इसके साथ ही साथ इसमें जितने भी संसाधन उसमें कुछ संसाधन का उपयोग होता है, अर्थात कुछ उपयोग नहीं हो रहा है किसी भी कारण से और केवल कुछ का उपयोग हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा औसत से बेहतर। और सभी सुविधाएं हैं जिसमें आईसीटी लैब भी है और सभी संसाधन का उपयोग करने की स्थिति में है तो हो जाएगा उत्कृष्ट स्थिति। प्रश्न क्रमांक 3 है, 21वीं सदी के कौशल जिसमें समस्या समाधान योग्यता, तार्किक योग्यता, गणितीय सोच, संप्रेषण इत्यादि बच्चों में दिखाई देते हैं। तो दिखाई देते इसका आकलन कैसे करेंगे।
सामान्य प्रश्नों के माध्यम से। तो ये सामान्य प्रश्न किस प्रकार से होंगे, इसको समझने के लिए यहाँ पर अनुलग्नक में देखेंगे बताया गया है 21वीं सदी के कौशल के संबंध में बताया गया है। सीखने के कौशल है, इसके अंतर्गत 4 C's है। उसके बाद है दूसरा है साक्षरता कौशल है, IMT, जिसमें सूचना साक्षरता, मीडिया साक्षरता, तकनीकी साक्षरता। तो तीसरा है जीवन कौशल है, जिसमें FLIFC, जिसमें फ्लिप्स पर बात हुआ है। फ्लिप्स में एक एक अक्षर का यहाँ पर दे सकते हैं, अलग अलग शब्द है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता, पहल और आत्मनिर्देशन, सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल, उत्पादकता और जवाबदेही, नेतृत्व और जिम्मेदारी। ये आपको परिचय बताया दिया गया कि 21वीं सदी के कौशल कौन कौन से हैं और इसके आकलन करने के लिए संकेतक में प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आप विषयगत प्रश्नों को हल करते समय समस्या समाधान योग्यता का उपयोग करते हैं? क्या आप विषयगत प्रश्नों का हल करते समय तार्किक योग्यता का उपयोग करते हैं? क्या आप गणितीय प्रश्नों को हल करते समय गणितीय सोच का उपयोग करते हैं? इस प्रकार से इन प्रश्नों के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। अब उस आकलन के आधार पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे तो यहाँ पर आपको वर्गीकरण करना है। यदि 21वीं सदी के कौशल को सुना है पर प्रदर्शित नहीं कर पाते तो यह हो जाएगा असंतोषप्रद। कुछ बच्चे 21वीं सदी के कौशल प्रदर्शित कर पाते हैं, कुछ बच्चे, तो हो जाएगा औसत से कम 2 नंबर। अधिकांश बच्चे 21वीं सदी के कौशल प्रदर्शित कर पाते हैं तो औसत। अधिकांश बच्चे दैनिक जीवन में 21वीं सदी के कौशल का प्रदर्शित प्रभावी रूप से कर पाते हैं दैनिक जीवन में, तो औसत से बेहतर। बच्चे स्वयं 21वीं सदी के कौशल में दक्ष हैं और वे अन्य बच्चों को इन कौशलों में दक्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्कृष्ट स्थिति। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या विद्यार्थी दिए गए गृह कार्य को पूरा करते हैं? तो यहाँ अनुलग्नक में गृह कार्य के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से देखेंगे, गृह कार्य वह शैक्षिक काम है जो छात्रों को स्कूल के समय के बाहर आमतौर पर घर पर पूरा करने दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल में सीखे गए पाठों और अवधारणाओं को मजबूत करना है, अभ्यास करना और आगे बढ़ाना है। इसके संबंध में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। गृह कार्य के संबंध में विद्यार्थियों से पूछना है, क्या आपको प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाता है? क्या आपको सभी विषयों में गृह कार्य दिया जाता है? क्या आप गृह कार्य स्वयं पूरा करते हैं? क्या आप गृह कार्य पूरा करने के लिए किसी मदद लेते हैं? क्या शिक्षकों के द्वारा गृह कार्य की जांच की जाती है? तो इतने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आकलन करने के उपरांत यहाँ पर जो है आपको मार्किंग करनी है। यदि 20 से 30% विद्यार्थी गृह कार्य पूरा नहीं कर पाते तो असंतोषप्रद, ठीक है, ये पूरा नहीं कर पाते के बजाय पूरा कर पाते होंगे, ठीक है। उसके बाद है 30 से 50% गृह कार्य पूरा कर पाते हैं, ठीक है। 50 से 70% गृह कार्य पूरा करते हैं। शिक्षक कभी कभी गृह कार्य का परीक्षण करते हैं। अगला है, सभी विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से गृह कार्य पूरा करते हैं। शिक्षक गृह कार्य का परीक्षण करते हैं, चौथा हो जाएगा। और 5वां है, सभी विद्यार्थी स्वयं एवं विभिन्न साधनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग करते हुए गृह कार्य पूरा करते हैं। शिक्षक गृह कार्य पर क्रेडिट देते हैं। तो इस प्रकार से जो है 5 अलग अलग स्थितियां हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है, क्या विद्यार्थी सीखने सिखाने में पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग का उपयोग करते हैं? तो पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग क्या है, इसके लिए अनुलग्नक में देखेंगे दिया गया है। पीयर लर्निंग क्या है? जब विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं, इसमें वे एक दूसरे की मदद करते हैं, समझाते हैं और मिलकर समस्याओं का हल ढूंढते हैं, यही जो है पीयर लर्निंग है। उदाहरण दिए गए हैं, सहपाठी को कठिन प्रश्न समझाना, जोड़ी बनाकर अभ्यास करना, साथी मूल्यांकन। इसके साथ ही साथ ग्रुप लर्निंग बताया गया है। ये ग्रुप लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र एक समूह में मिलकर किसी विषय को समझते हैं, चर्चा करते हैं और मिलकर कार्य करते हैं। समूह में प्रोजेक्ट बनाना, विषय पर चर्चा, समस्या समाधान गतिविधियां इसमें शामिल हैं। अब इसके संबंध में जो प्रश्न है इस प्रकार से रहेंगे।
क्या आप अपनी पढ़ाई में अपने मित्र की सहायता लेते हैं? किन किन विषयों में आपको अकेले की तुलना में जोड़ी अर्थात पीयर लर्निंग, समूह अर्थात ग्रुप लर्निंग में पढ़ाई करना ज़्यादा सरल लगता है? क्या आप अपने सभी विषयों की पढ़ाई में अपने मित्र को सहयोगी बनाते हैं? जोड़ी या समूह बनाकर पढ़ाई करते समय आपको किस में ज़्यादा आनंद आता है? मित्र को पढ़ाने में या मित्र से पढ़ने में? पांचवा है, समूह अध्ययन के दौरान आपने कितनी बार समूह का नेतृत्व किया है? इसके आधार पर जो है आपको आकलन करना है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या स्थितियां हैं। विद्यार्थी पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग में रुचि प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा असंतोषप्रद, केवल रुचि प्रदर्शित करते हैं। कुछ विद्यार्थी ग्रुप लर्निंग या पीयर लर्निंग का उपयोग करते हैं। 2 नंबर, अधिकांश विद्यार्थी पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग का उपयोग करते हैं। सभी विद्यार्थी इसका उपयोग करते हैं। सभी विद्यार्थी कक्षा एवं कक्षा के बाहर भी इन दोनों का उपयोग करते हैं और दूसरे विद्यार्थियों को भी प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से 5 स्थितियां हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, क्या विद्यार्थी प्रयोगशाला, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान इत्यादि के उपकरणों, मॉडल, टीएलएम का उपयोग करते हैं? अनुलग्नक में भौतिकी और अन्य विषय के प्रयोगशाला के उपकरण की सूची दिए गए हैं। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा रोक के पढ़ लीजिए। यहाँ रसायन का है, जीव विज्ञान का है यहाँ पर। उसके बाद टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। क्या विज्ञान विषय के अध्यापन के दौरान शिक्षक प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं? क्या विषयों का अध्यापन शिक्षक टीएलएम की सहायता से करते हैं? क्या विज्ञान का अध्यापन करते समय शिक्षक प्रयोगशाला के उपकरणों को दिखाकर प्रयोग करके दिखाते हैं? क्या विद्यार्थी स्वयं टीएलएम या मॉडल का निर्माण करने में सक्षम है? क्या भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषयों का अध्यापन प्रयोग आधारित विधि से होता है? तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब इन प्रश्न पे आपको जो उत्तर प्राप्त होता है उसके आधार पर आप जो है वर्गीकरण करेंगे उत्तरों का, जिसमें सबसे पहले देखेंगे विज्ञान विषय में ही उपयोग होता है, बाकी विषय में नहीं होता है, तो असंतोषप्रद। प्रयोगशाला एवं टीएलएम का उपयोग कालखंड के अनुसार करते हैं, तो औसत से कम। प्रयोगशाला, टीएलएम और मॉडल का उपयोग कालखंड के अनुसार। तीसरा है प्रयोगशाला, टीएलएम और मॉडल का कालखंड की आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, तो संतोषप्रद। सभी विषयों में टीएलएम, मॉडल, प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला कार्य हेतु उपयोग करते हैं, औसत से बेहतर। प्रयोगशाला के माध्यम से नवीन अवधारणाओं की समझ एवं स्वयं टीएलएम मॉडल का निर्माण कर पाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बेहतर अर्थात उन्नत। अगला प्रश्न है 7वां है, क्या विद्यार्थी द्वारा अटल टिंकरिंग लैब का उपयोग किया जाता है? जिस विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब है उसी में यह लागू होगा। तो अटल टिंकरिंग लैब क्या है इसके लिए यहाँ पर दिया गया है अनुलग्नक में, आप जानते होंगे, इसको आप रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है। अब इसमें जो संबंधित प्रश्न है इस प्रकार से करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में विकासखंड, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता की जाती है। विद्यार्थियों द्वारा कला उत्सव प्रतियोगिता में विकासखंड, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता की जाती है। विद्यार्थियों द्वारा क्रीड़ा प्रतियोगिता में विकासखंड, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता की जाती है। इस प्रकार से प्रश्न होंगे।
इसके आधार पर आपको आकलन करना है। लैब का उपयोग न्यूनतम करते हैं, कम से कम करते हैं तो असंतोषप्रद। कुछ विद्यार्थी लैब का उपयोग कभी कभी करते हैं, औसत से कम। लैब का उपयोग सप्ताह में 2 दिन करते हैं व उससे संबंधित जानकारी देते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो औसत। लैब का उपयोग सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटा करते हैं। विद्यार्थी लैब में समूह में कार्य करते हैं तो 4 नंबर। विद्यार्थी लैब के उपकरणों का उपयोग मॉडल प्रोजेक्ट के निर्माण में कर पाते हैं, अपने समुदाय में इसके उपयोग के बारे में प्रचार करते हैं तो यह हो जाएगा उत्कृष्ट। अब जिन स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब लागू नहीं है वहां पर दूसरे प्रश्न पर काम करेंगे। क्या विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की जाती है? तो यहाँ पर अनुलग्नक में देखेंगे विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में बात कही गई है। यहाँ से आप रोक लीजिए वीडियो को, थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में। आगे बढ़ाता हूं। किसी भी प्रशिक्षणार्थी से इसको पढ़ने के लिए कहिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसके जो प्रश्न हैं यहां पर देख सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है यहां पर ये प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9, 10 के लिए लागू होगा, ठीक है। 7 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी के संबंध में सहभागिता विद्यालय स्तर पर होती है 1 नंबर, विकासखंड स्तर पर 2 नंबर, जिला स्तर पर 3 नंबर, राज्य स्तर पर 4 नंबर और राष्ट्रीय स्तर पर 5 नंबर। देख लेंगे अगर कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है तो यहाँ पर टिक हो जाएंगे। अगला है, क्या कला उत्सव में विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की जाती है? इसमें भी स्तर है विद्यालय, विकासखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। 9वां नंबर है, क्या क्रीड़ा प्रतियोगिता में विद्यार्थी द्वारा सहभागिता की जाती है? इसमें भी 5 स्तर है, विद्यालय स्तर, विकासखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय और योग प्रतियोगिता। इसी प्रकार से 10वां है, क्या योग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की जाती है? तो इसके भी 5 स्तर हैं, विद्यालय, विकासखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। 11वां नंबर का प्रश्न है, क्या विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियां जैसे गतिविधियां आधारित, डिजिटल, अनुभवात्मक विधि इत्यादि से पढ़ाया जाता है? तो इसके संबंध में अनुलग्नक में दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर शिक्षण अधिगम विधियों के संबंध में कुछ जानकारी दिया गया है, तो प्रशिक्षणार्थियों में से किसी को भी इस वीडियो को रोक करके पढ़ने के लिए कहिएगा। अगर आप अकेले वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको रोक के पढ़िए। ठीक है। इसके बाद डिजिटल शिक्षण पर बताया गया है किस प्रकार से होता है। अनुभवात्मक विधि, इस पर बात किया गया है इस प्रकार से। तो ये तीनों विधियां आपके सामने हमने पीडीएफ रूप में रखा, ठीक है। अब इसके जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम, क्या आप विषय का अध्यापन गतिविधि आधारित विधि से करते हैं? क्या आप विषय का अध्यापन करते समय स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करते हैं? क्या आप विषय का आईसीटी आधारित अध्यापन करते हैं? क्या आप विषय के अध्यापन में नवाचारी शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं? क्या आप विषय के अध्यापन में आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं? तो इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे। अब इसके संदर्भ में जो उत्तर प्राप्त होंगे उसमें आपको मार्किंग करना है। इन विधियों का सीमित उपयोग करते हैं, असंतोषप्रद। कुछ विषयों के अध्यापन में शिक्षण आधारित शिक्षण होता है, यदा कदा गतिविधि आधारित डिजिटल अनुभवात्मक विधियों का उपयोग करते हैं। और चौथा है, गतिविधि आधारित डिजिटल अनुभवात्मक विधियों का प्रायः उपयोग करते हैं। समस्त नवाचारी विधियों का समस्त स्तर पर प्रति दिवस की कक्षा में उपयोग किया जाता है।
विधियों का उपयोग विषयानुकूल होता है। तो इस प्रकार से इसे मार्किंग है। प्रश्न क्रमांक 12 है, विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा गेस्ट लेक्चर अतिथि व्याख्यान कराए जाते हैं। तो गेस्ट लेक्चर क्या है, इसके लिए अनुलग्नक में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोक के पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप रोक लीजिए, फिर पढ़ते जाइए। अब इसके संबंध में प्रश्न है, क्या केवल विषय आधारित अतिथि व्याख्यान कराए जाते हैं? क्या विषय के अतिरिक्त विज्ञान दिवस एवं विशिष्ट दिवसों पर भी व्याख्यान कराए जाते हैं? क्या व्यावसायिक परामर्श एवं कैरियर चयन पर व्याख्यान कराए जाते हैं? क्या हायर सेकेंडरी स्तर पर विषय चयन हेतु व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श पर भी व्याख्यान आयोजित कराए जाते हैं? क्या व्यक्तिगत प्रेरणा, नैतिक मूल्य, संवैधानिक मूल्यों एवं विविध विषयों पर विज्ञान आयोजित किए जाते हैं? ठीक है, अब इसके जो उत्तर है उसका जो श्रेणी उसको देखते हैं। केवल अकादमिक विषयों पर व्याख्यान कराए जाते हैं तो असंतोषप्रद। अकादमिक एवं व्यावसायिक विषयों पर व्याख्यान कराए जाते हैं तो औसत से कम। कैरियर गाइडेंस, सेकेंडरी स्तर पर विषय चयन, जीवन कौशल, व्यावसायिक विषयों पर कराया जाता है तो औसत। इसके अलावा कैरियर गाइडेंस विषयवार और उनसे संबंधित रोजगार एवं व्यवसाय तथा उद्यमिता पर व्याख्यान या वीडियो इत्यादि दिखाए जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, प्रेरणास्पद कैरियर गाइडेंस, सेकेंडरी स्तर पर विषय चयन, जीवन कौशल, व्यावसायिक विषयों पर कराया जाता है। यह हो जाएगा उन्नत श्रेणी में। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 है, क्या शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है? अभियोग्यता आधारित, एप्टीट्यूड बेस्ड। तो 13 नंबर के लिए यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग, शैक्षिक मार्गदर्शन क्या है, इसके संबंध पर यहाँ पर दिया गया है, पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कैरियर काउंसलिंग में क्या क्या होता है, इस पर बिंदुवार जानकारी दिया गया है, इसको पढ़ते जाएंगे। वीडियो को रोक करके पढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये महत्व दिया गया है, महत्व पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसके अनुसार से प्रश्न है, क्या केवल शिक्षकों के द्वारा कैरियर काउंसलिंग की जाती है? क्या विद्यालय में व्यवसाय एक व्यक्तिगत और शैक्षणिक काउंसलिंग दी जाती है? क्या कैरियर काउंसलिंग में अभियोग्यता आधारित कराई जाती है? क्या नियमित अंतराल में विशेषज्ञों से काउंसलिंग कराई जाती है? क्या विद्यालय में व्यावसायिक, व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक काउंसलिंग से आपको लाभ होता है? तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न के संबंध पे जो उत्तर है उसमें आप वर्गीकरण करेंगे। शिक्षकों के द्वारा यदा कदा व्यक्तिगत परामर्श कराया जाता है, कभी कभी बता दिया जाता है तो असंतोषप्रद। शिक्षकों के द्वारा विषय चयन के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, 12वीं के बाद कैरियर संबंधी जानकारी दी जाती है, औसत से कम। शिक्षकों के द्वारा नियमित अंतराल में कैरियर काउंसलिंग एवं शैक्षिक मार्गदर्शन दिया जाता है तो औसत। विशेषज्ञ द्वारा कैरियर काउंसलिंग एवं रुचि आधारित टेस्ट कराया जाता है तो औसत से बेहतर। शिक्षक, काउंसलर, विशेषज्ञ के द्वारा कैरियर काउंसलिंग, व्यक्तिगत काउंसलिंग, शैक्षिक काउंसलिंग कराई जाती है। विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय एवं कैरियर के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से इसका बिंदुवार जानकारी है, नंबर देना है। अब है 14 नंबर का प्रश्न है, क्या विद्यार्थी सीखने हेतु ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्म जैसे ई लर्निंग, गूगल, ई विद्या, दीक्षा, अमृता आदि का उपयोग करते हैं? तो ऑनलाइन के संबंध पे यहाँ पर पुनः आपको जानकारी दिया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या बातें होती है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, जिसमें ई लर्निंग, गूगल, पीएम ई विद्या, दीक्षा, अमृता, इन सब पर बात किया गया है।
इसके संबंध में प्रश्न है, आप कौन से एवं कितने ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको आसानी से उपलब्ध होते हैं? जिन ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं उससे आपको अपनी पढ़ाई के लिए किस प्रकार की सहायता मिलती है? क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग अपने साथियों के साथ करते हैं? क्या आप कोई ई कंटेंट बना सकते हैं? अब यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुरूप में संभावित जो उत्तर हैं, अब इस प्रश्न के अनुरूप में जो उत्तर प्राप्त होंगे उस पर आपको वर्गीकरण करने हैं। विद्यार्थी सीखने हेतु ई विद्या आदि का ज्ञान रखते हैं। कुछ विद्यार्थी सीखने हेतु ई विद्या ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्म जैसे ई लर्निंग गूगल का उपयोग करते हैं, इसमें ज्ञान रखते हैं, इसमें उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें कुछ विद्यार्थी, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उपयोग करते हैं तो औसत। विद्यार्थी सीखने हेतु ई विद्या दीक्षा अमृता आदि का उपयोग करते हैं जिससे उसके पढ़ाई के स्तर में सुधार दिखता है, साथ ही अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा औसत से बेहतर। विद्यार्थी अन्य बच्चों की मदद हेतु ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्म में ई कंटेंट विकसित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये औसत से बेहतर के बाद उत्कृष्ट स्थिति होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, क्या विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग करते हैं? तो इसके संबंध में देखेंगे, पुस्तकालय के संबंध पे यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है, इसके अनुसार से आकलन होगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रश्न हैं पुस्तकालय के प्रयोग के संबंध में, पुस्तकालय में आप किस तरह की पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं? आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक का नाम बताइए। आपको सीखने में पुस्तकालय की पुस्तक कितनी मदद करती हैं? क्या आप नियमित रूप से पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करते हैं? क्या पुस्तकालय की पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करती है? अब इस प्रश्न के संदर्भ में जो उत्तर आएंगे उस पर लिखेंगे, विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग न्यूनतम करते हैं, कम से कम करते हैं, असंतोषप्रद। कुछ विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, औसत से कम। अधिकांश विद्यार्थी उपयोग करते हैं, औसत से बेहतर। पुस्तकालय के अधिकांश विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, औसत हो जाएगा। पुस्तकालय के उपयोग के लिए कालखंड उपलब्ध है जिसमें बच्चे नियमित रूप से पुस्तक पढ़ते हैं और पंजी संधारित की जाती है, औसत से बेहतर। पुस्तकालय से पुस्तक ले जाकर पढ़ते हैं एवं पंजी संधारित की जाती है। प्रत्येक माह अधिकतम पुस्तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। तो ये 5 स्थितियां हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, शाला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, आत्मरक्षा इत्यादि के संबंध में शिक्षकों से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो 16 नंबर के लिए अनुलग्नक में यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि इसके संबंध पे बातें कही गई जिसमें शाला सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद सड़क सुरक्षा की बात कही गई है। चूंकि ये सब आपके स्कूल में होता है इसलिए इसको केवल संक्षिप्त रूप से आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आत्मरक्षा को बताया गया है। ठीक है, ये 3 पहलू जो है स्कूली पाठ्यक्रम और गतिविधियों में शामिल करना छात्रों को एक सुरक्षित और सशक्त भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके संबंध में प्रश्न है, क्या अग्निशामक यंत्र के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या सड़क सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? आत्मरक्षा का प्रशिक्षण आपके लिए कितना उपयोगी है? क्या साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण कराया जाता है? आपात स्थिति में इन सभी प्रशिक्षण का उपयोग करने के लिए आप कितने तैयार रहते हैं? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके उत्तर जो है, केवल आत्मरक्षा कराया जाता है तो असंतोषप्रद। आत्मरक्षा एवं शाला सुरक्षा कराया जाता है तो औसत से कम। आत्मरक्षा, शाला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा कराया जाता है तो औसत। साइबर सुरक्षा शामिल कर दिया तो औसत से बेहतर।
और उपरोक्त सभी के साथ साथ आपदा के लिए मॉक ड्रिल कराया जाता है तो यह हो जाएगा उन्नत। प्रश्न क्रमांक 17 है, क्या शाला में इको क्लब एवं यूथ क्लब संचालित है? तो इको क्लब के संबंध में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इको क्लब एक पर्यावरणीय क्लब जो छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक और सक्रिय बनाता है। गतिविधियां हैं, शैक्षिक महत्व है। इसके संबंध में प्रश्न है, क्या इको क्लब की गतिविधियों में भाग लेते हैं? क्या यूथ क्लब की गतिविधियों में भाग लेते हैं? क्या इको क्लब यूथ क्लब के अंतर्गत वृक्षारोपण, बाल संसद आदि गतिविधियां कराई जाती हैं? विद्यालय में लगे पौधों का QR कोड जनरेटेड है? क्या विद्यालय में इको क्लब के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पर लगाए जाते हैं? अब इसके संबंध में जो उत्तर है देखते हैं इस प्रश्न के बाद। विद्यालय में इको क्लब एवं यूथ क्लब का गठन किया गया है तो असंतोषप्रद। विद्यालय में इको क्लब एवं यूथ क्लब पंजीकृत है। पंजीकृत किसमें? पोर्टल में। इको क्लब पोर्टल में जो विभागीय सभी स्कूल में कराया गया है वो वहाँ पे पंजीकृत है तो औसत से थोड़ा सा कम। विद्यालय में इको क्लब एवं यूथ क्लब क्रियाशील है जैसे वृक्षारोपण है, बाल संसद है तो औसत। योजना बनाकर विद्यालय में कार्य किया जाता है, पौधों का QR कोड जनरेट किया जाता है तो यह हो गया औसत से बेहतर। और इसके अंतर्गत विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम लगाया गया है तो हो जाएगा उत्कृष्ट। प्रश्न क्रमांक 18 है, वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम की पूर्णता पश्चात लर्निंग आउटकम पर आधारित संबंधित विषय शिक्षक द्वारा आकलन किया जाता है। तो इसके संबंध में अनुलग्नक में देखेंगे दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। स्कूल खुलने और बंद होने की तिथियां, ठीक है, ये सभी शामिल है। इसका महत्व दिया गया है, ठीक है। अब इसके जो प्रश्न हैं यहां पर दिए गए हैं। क्या केवल नियमित मूल्यांकन त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन करते हैं? नियमित मूल्यांकन के अतिरिक्त रचनात्मक अर्थात फॉर्मेटिव आकलन भी करते हैं। क्या रचनात्मक आकलन का आधार विभिन्न गतिविधियों का प्रारूप है? क्या नियमित अंतराल पर आकलन किया जाता है? क्या वर्ष भर आवश्यकतानुसार रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन और उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाता है? इसके अनुसार से अब उत्तर देखेंगे। नियमित परीक्षाओं के अतिरिक्त आकलन नहीं किया जाता, अर्थात जो नियमित रूप से होता है त्रैमासिक, छमासिक, वार्षिक, उसको बस किया जाता है। छमाही पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत ही आकलन किया जाता है। कक्षा में सतत मूल्यांकन नहीं होता तो औसत से कम। मात्र कुछ ही पाठ का आकलन किया जाता है, औसत। प्रत्येक पाठ पूर्ण होने के बाद आकलन किया जाता है। दक्षता आधारित प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है तो हो जाएगा औसत से बेहतर। प्रत्येक पाठ पूर्ण होने के बाद आकलन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी दक्षता आधारित आकलन को समझते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो उत्कृष्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, विद्यार्थी विद्यालय में उपलब्ध खेल एवं क्रीड़ा सामग्री का पर्याप्त उपयोग करते हैं? तो अनुलग्नक में यहाँ पर बताया गया है कि विद्यालय में जो उपलब्ध खेल सामग्री उसका निरीक्षण करना है। इसके संबंध में प्रश्न दिए गए हैं कि आपको निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के उपरांत यहाँ पर विद्यार्थियों से पूछना है। सामग्री का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं तो असंतोषप्रद। बहुत कम विद्यार्थी या बहुत ही कम बार उपयोग करते हैं। केवल क्रीड़ा प्रतियोगिता में उपयोग होता है। अधिकांश विद्यार्थी नियमित रूप से उपयोग करते हैं। लगभग सभी विद्यार्थी खेल सामग्री का नियमित और पूर्ण उपयोग करते हैं, उत्कृष्ट। अब आखिरी प्रश्न है, विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु गत वर्षों में प्रश्न पत्र हल करना, पुनरावृत्ति, उपचारात्मक शिक्षण आदि का कराया जाता है। तो इसके संबंध में अनुलग्नक में जानकारी दिया गया है। देख सकते हैं 20 में उपचारात्मक शिक्षा के बारे में बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षा क्या होता है? निदान है, योजना बनाना, उपचार, मूल्यांकन, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर ये सब जानकारी दिया गया है।
इसके लिए जो है प्रश्न है इस प्रकार से है, क्या विषय आधारित विभाग के प्रशिक्षण में उपस्थित होते हैं? क्या विषय आधारित विभाग के प्रशिक्षण का उपयोग अपनी कक्षा में करते हैं? क्या व्यक्तिगत क्षमता संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण में रुचि लेते हैं? क्या व्यक्तिगत विकास संप्रेषण कौशल 21वीं सदी के कौशलों का प्रशिक्षण में रुचि लेते हैं? क्या समस्त प्रशिक्षण का प्रयोग कक्षा अध्यापन में करते हैं? अब इसके जो 5 पॉइंट है, केवल पुनरावृत्ति कराई जाती है, असंतोषप्रद, पुनरावृत्ति एवं पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराया जाता है, तो यह हो जाएगा औसत से कम। पुनरावृत्ति पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों के साथ साथ निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, कक्षा में कभी कभी मूल्यांकन किया जाता है, तो औसत। पुनरावृत्ति पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों के साथ साथ निदानात्मक परीक्षणों के साथ साथ उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, कक्षा शिक्षण के दौरान सतत मूल्यांकन किया जाता है। और आखिरी स्थिति है, पुनरावृत्ति पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों के साथ साथ निदानात्मक परीक्षण के साथ साथ उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात पुनः कमियों का चिन्हांकन कर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, सतत मूल्यांकन के लिए ग्रेड दिए जाते हैं और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षक साथियों, मैंने जानकारी को आपके बीच रखने का प्रयास किया। चूँकि बड़ी कक्षा है, शिक्षक भी हाई स्कूल स्तर पे हैं, तो बहुत सारी बातों को मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। संक्षिप्त रूप से आपके बीच रखा। इसकी विस्तार से चर्चा के लिए आप एक एक पॉइंट पर जो प्रशिक्षणार्थी आपस में बैठे हैं चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि किसी प्रकार की डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने जैसा प्रश्न भेजा है उसको हूबहू हम उच्च कार्यालय में भेजेंगे और उसकी जो संभावित जवाब आएंगे उसको आपको वापस हम रिप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 वीडियो बनाया, प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल के लिए। आप सबको सामाजिक अंकेक्षण कार्य की बहुत बहुत बधाई।